हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के एक सीरीज चल रही है, लेकिन उस सीरीज के बारे में हम बात करें उससे पहले बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से इस पुस्तक की, जो सामान्य विज्ञान की पुस्तक है। इसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के लगभग 250 पेपरों को असेंबल किया गया है। उसमें से 3600 प्रश्नों के लगभग निकाल करके चैप्टर वाइज असेंबल करने के बाद उनको टॉपिकों में तोड़ा गया है, और हर एक टॉपिक को शुरू करने से पहले क्या दिया गया है, उसमें सॉल्यूशन दिया गया है, या ये कहिए कि उसमें शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, ताकि जब आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद स्टार्टिंग करें तो उससे आपको एमसीक्यू लगाने में हेल्प मिलेगी। वो शॉर्ट नोट्स आपका टाइम बचाएंगे, रिवीजन के लिए काम आएंगे। इसके अलावा हम लोग भी क्या करेंगे, जब शॉर्ट नोट्स को करेंगे उसके साथ साथ क्वेश्चन को करते टाइम हम लोग कुछ एड ऑन करते चलेंगे। जब इस बुक में प्रश्नों को सॉल्व किया गया है तो वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है, वो बहुत शॉर्टकट नहीं दिया गया है, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से सॉल्यूशन दिया गया है। प्लस जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है एक्स्ट्रा नॉलेज जोड़ने की, तो वो नॉलेज प्लस के नाम से उस चीज को ऐड कर दिया गया है। सबसे खास बात इस पुस्तक की यह है कि इसमें चीजों को एरर फ्री बनाने की कोशिश की गई है। अगर कहीं थोड़ी बहुत गलती रह भी गई है, टाइपिंग मिस्टेक अगर कहीं रह भी गई है, तो उसको हम साथ साथ में सुधारते चलेंगे। इसके साथ इस बुक को आप ले लीजिए, ताकि क्या हो कि जब भी हम लोग नोट्स बनाए साथ में चीजों को ऐड करें तो आप बुक में ही ऐड करते चले जाएं। अब बात करते हैं हम अपनी सीरीज के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाने को परिवर्तन कहा जाता है। तो परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, जब वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रंग बदल गया, आकार बदल गया, या अणुओं के बीच की दूरी बदल गई, अवस्था बदल गई, ठोस थी गर्म कर दी, तरल में बदल गई, उसको गर्म कर दिया तो गैस में बदल गई। इस तरीके से अगर परिवर्तन होता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय भी हो सकते हैं, अनुत्क्रमणीय भी होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ये उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब अगर आपने जिस वजह से परिवर्तन हुआ, जैसे मान लीजिए आपने फ्रीज चालू करके जो पानी है उसको जमा करके बर्फ बना दिया, फिर से आप उस बर्फ को अगर बाहर रख देंगे तो थोड़ी देर बाद वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो वजह है उस वजह को हटा लीजिए तो परिवर्तन फिर से वही अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन हर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपने कागज फाड़ दिया, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन अब आप उस कागज को दोबारा से पहले जैसी अवस्था में कभी नहीं ला सकते, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण भी हो गया। ये सामान्य तौर से कहेंगे तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। स्प्रिंग का खींचना, बादलों का बनना, कागज का फाटना, कागज का फटना कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय है। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जब किसी वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात परमानेंट चेंज होता है, या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना आदि। लेकिन हमेशा ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। जैसे H2 प्लस N2, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाया जाए तो इससे NH3 या अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया का बनना और फिर अमोनिया से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बनना, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। ये रासायनिक भी है और उत्क्रमणीय है, लेकिन सामान्य आप ये कह सकते हैं कि ये बात जो लिखी हुई है वो सही है। ये दो एग्जाम्पल आप स्पेशल रूप से याद रखिएगा। ये कैसा है? ये अनुत्क्रमणीय या सॉरी ये उत्क्रमणीय का उदाहरण है। रासायनिक है लेकिन उत्क्रमणीय का उदाहरण है। ये भौतिक है लेकिन अनुत्क्रमणीय का उदाहरण है। अब बात करेंगे संयोजन के नियम के बारे में। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोइसिए द्वारा दिया गया था, और इसके द्वारा यह कहा गया कि शुरुआत में जितना द्रव्यमान होता है, रिएक्शन शुरू होती है उस टाइम पे जितना रिएक्शन होता है, रिएक्शन के एंड पर भी उतना ही पदार्थ हमको मिल जाता है। मतलब द्रव्यमान की कोई हानि नहीं होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस हमको मिल जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट के विखंडन के बाद, वो 5.6 ग्राम होता है, और जो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है वो 4.4 ग्राम होती है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये भी 10 ग्राम होगा, पहले भी 10 ग्राम ही था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया, और इनके द्वारा ये कहा गया कि जो पदार्थ
रिएक्टिव होते हैं, जो एक्शन करते हैं, आपस में मिलकर के रासायनिक क्रिया करते हैं, उनके बीच में हमेशा एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बीच में 1:1 या ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:1 ही होगा। हम पानी अगर प्राप्त करेंगे तो पानी के द्रव्यमान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान है उनके बीच में 1:8 का रेशियो रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन का यहाँ पे द्रव्यमान है, सॉरी, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पे वो है 16। तो अनुपात निकालेंगे तो 1:16 आएगा। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया। इन्होंने ये कहा कि संयुक्त द्रव्यमान छोटे छोटे पूर्णांकों के योग में होता है। जैसे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको टोटल 18 ग्राम पानी प्राप्त होता है। डाल्टन का ये जो नियम है इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि दुनिया की हर एक चीज परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। अब आते हैं प्रश्न पे। तो ये कह रहा है जल वाष्प का परिवर्तन कहलाता है। भाई पानी को गर्म कर देंगे भाप बन जाएगा, उसको ठंडा कर देंगे फिर से पानी बन जाएगा। तो जब कि कोई एक्शन होती है उसके बाद वो फिर पूरी पुरानी अवस्था में अगर लौट के आ जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक, रासायनिक, भौतिक और जैविक। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ऑलरेडी इस भौतिक परिवर्तन के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे परिवर्तन जो किसी कारण की वजह से भौतिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन कारण को हटा लें तो वो जो परिवर्तन हुआ है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। ये क्या होता है कि जो चांदी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है और इसलिए ये एक ऐसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, केमिकल चेंज का उदाहरण होता है। मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती जलती है तो उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, रिएक्शन होती है, कुछ मात्रा में पॉसिबल है कि पानी भी बनता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनमें रासायनिक रूप से नया पदार्थ बन के आ रहा है। जब नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो परिवर्तन हमेशा रासायनिक होता है। तो ये भी कैसा है? केमिकल चेंज है। अब बात करते हैं दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। दही से मट्ठा तो बन सकता है, छाछ तो बन सकती है, दही से दूध नहीं बनेगा, आप रिवर्स नहीं लौट सकते। इसलिए ये भी कैसा परिवर्तन होगा? केमिकल परिवर्तन होगा। इसका मतलब बाकी जो ये परिवर्तन बचेगा वही हमारा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पानी में चीनी को घोल दिया और ये हो गया एक तरीका, हमने एक परिवर्तन कर दिया। अब पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, उस बर्तन में हमको चीनी वापस मिल जाएगी। तो इसका मतलब हम चीनी को घोल भी सकते हैं, चीनी को अलग भी कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ऑलरेडी भौतिक परिवर्तन की हमने परिभाषा पढ़ ली है। तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। सब्जियों को पकाने पर, देखिए पकाने पर, भोजन बनाने पर, जलाने पर और या कोई नया परिवर्तन या कोई नया पदार्थ बनने पर जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। कह रहा है सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। अरे भाई पानी में फिर से उसको मिला दीजिए, वो फिर से वैसी हो जाएगी, फिर से सुखा देंगे फिर से भंगुर हो जाएगी। भंगुर मतलब अगर आप उसको ऊपर से गिराएंगे तो वो ऐसे करके वापस तो चल के नहीं आएगी, टक्कर खाने के बाद वो वहीं की वहीं टूट करके बिखर जाएगी। इस प्रकार की वस्तुओं को भंगुर वस्तु कहा जाता है। श्वेत प्रकाश हमने प्रिज्म से गुजारा, तो प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश विविग्योर में टूट गया और विविग्योर वाले इस प्रकाश को फिर से मिला देंगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा? श्वेत प्रकाश बन जाएगा। इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। नमक में पानी को हमने घोल दिया, पानी को घोल नमक का पानी में घुलना हमने घोल दिया तो ये परिवर्तन हो गया। ये अब इसको अगर हम पानी को गर्म कर देंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, वापस से हमको नमक प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। अगर ये भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये जो बचेगा ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा लेने पर, कारक मतलब जिसकी वजह से चेंज हुआ है, उस बात को अगर हम खत्म कर दें
तब भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है और सामान्यतः, देखिए सामान्यतः कहा जा रहा है अनुत्क्रमणीय होता है, कई बार ये उत्क्रमणीय भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा अभिक्रिया की दर को धीमा करता है। देखिए उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक का मतलब है बढ़ाने वाला, तो उत्प्रेरक वर्धक वो पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाविधि बढ़ने के कारण उत्प्रेरक की जो दर है या जो रसायन विक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है। समांगी उत्प्रेरक का मतलब है, समांगी का मतलब है जिसे अलग न देखा जा सके। तो ये तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई लिक्विड लिया, उसमें हम एक ऐसा उत्प्रेरक डाल रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें घुल जाएगा, हमको अलग नहीं दिखेगा। हम कोई ठोस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर कोई धातु हमने मिला दी, नहीं दिखेगा। अगर हम गैस का प्रयोग कर रहे हैं, उत्प्रेरक भी हमने गैस ले लिया, तो उसको अलग नहीं देख पाएंगे। इस तरह के उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे, समांगी। विषमांगी क्या कहेंगे, जिसे अलग देखा जा सके। भाई पानी में अगर हमने मिट्टी मिला दी, सपोज दैट अगर मिट्टी उत्प्रेरक का काम करती है या कोई ठोस चीज है वो उत्प्रेरक का काम करती है, उसको अगर हमने डाल दिया तो वो चीज हमको अलग दिखेगी ना, तो वो विषमांगी हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। वजह कि कोई भी चीज जो अभिक्रिया की दर को धीमा करती है, ऐसे उत्प्रेरक को हम नकारात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अगर इसमें नकारात्मक उत्प्रेरक ऑप्शन में होता तो हम उसको टिक करते, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जबकि विष कारक या जो नेगेटिव हमारे उत्प्रेरक हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता, किंतु यह साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल, बर्फ का गलन और दुग्ध का आस्कंदन। आस्कंदन मतलब खराब हो जाना, पनीर बन जाना, या जो दूध में जो पनीर वाला फैक्टर है, जो गाढ़ापन का जो फैक्टर है, अगर वो स्कंदित होकर नीचे बैठ जाता है, पानी से अलग हो जाता है, तो उसको आस्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, पनीर एक बार अगर बन गया दूध से, दूध एक बार अगर फट गया तो उसको पुनः अच्छा दूध नहीं बना सकते, तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। बाकी बर्फ की अगर हम बात करें तो बर्फ अगर गल गई तो फिर से फ्रीज में रख देंगे, फिर से बर्फ बन जाएगी, तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया, इसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल आपको मिल गए, नमक खाने का है, उसके क्रिस्टल मिल गए, भाई पानी में घोल दीजिए, फिर से लिक्विड मिल जाएगा, फिर से गर्म कर दीजिए, फिर से क्रिस्टल मिल जाएंगे, फिर पानी में घोल दीजिए। कितनी भी बार आप इस चीज को कर सकते हैं, तो ये परिवर्तन भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ये अगर दोनों भौतिक हैं तो इसका मतलब हमको रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारे पास बच जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विषम का पता लगाइए। फल का पकना, पकना, जलना, सेटिंग होना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सीमेंट एक बार जम गया तो उसको फोड़ करके दोबारा सीमेंट नहीं बना सकते। फल एक बार पक गया तो उसको दोबारा से कच्चा फल नहीं बना सकते। कोयला एक बार जल गया तो उसको दोबारा से कोयला में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। भाई 100 ग्राम अगर आपने जोड़ दिया तो द्रव्यमान तो हो गया ना, आधा लीटर मान लीजिए, आधा लीटर सपोज 400 ग्राम है, उसमें आपने 100 ग्राम और जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये 500 ग्राम। इसका मतलब द्रव्यमान तो चेंज होगा, घनत्व भी चेंज हो जाएगा। जो जो आप चीनी घोलते जाएंगे घनत्व में भी परिवर्तन आता चला जाएगा।
पानी में जब तक कोई चीनी नहीं घुली थी, सांद्रता कम थी। चीनी ज्यो ज्यो आप ज्यादा घोलते चले जाएंगे सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब तक ये असंतृप्त है या संतृप्त भी हो जाएगा, अति संतृप्त नहीं होगा, तब तक आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये 500 ml है तो आप इसमें चीनी घोलते जाइए, जो शरबत बनेगा वो भी 500 ml ही होगा। इसका मतलब सिर्फ आयतन ऐसी राशि है जो किसी विलायक में विलय घोलने पर नहीं बदलती है, क्योंकि विलयन असंतृप्त है, इसमें और अधिक चीनी घुल सकती है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता घनत्व बढ़ जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि जो घुल रही है चीज वो पानी और पानी के कण हैं, वो इस तरीके से दूर दूर हैं। अब इनके बीच में चीनी के जो पार्टिकल हैं वो बीच वाले हिस्से में आ जाएंगे, यहाँ पे हिस्सा है, यहाँ पे खाली जगह है, इस भाग में आ जाएंगे। इसलिए हम देखेंगे कि पानी का जो आयतन है टोटल, वो जितना यहाँ तक भरा हुआ था अभी भी वो इतना ही भरा रहेगा, लेकिन चीनी के पार्टिकल भी इसमें समा चुके हैं। पानी के पार्टिकल के बीच के जो गैप है उनमें चीनी या नमक घुलता है, इसलिए विलय घोलने पर आयतन में सामान्य तौर पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। देखिए, ठोस की परिभाषा होती है ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव की परिभाषा होती है कि जिनका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आप गोल चीज में रखेंगे तो पानी गोल हो जाएगा, चौकोर में रखेंगे पानी चौकोर हो जाएगा, लेकिन 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब द्रवों की परिभाषा ये है। गैसों की परिभाषा ये है कि अगर हम किसी पदार्थ को किसी एक आयतन में रखें तो वो उसके आयतन को ग्रहण कर ले, किसी आकृति में अगर रखें तो आकृति को ग्रहण कर ले। अर्थात वैसे पदार्थ न जिनका आकार निश्चित है न जिनकी आकृति निश्चित है, वैसे पदार्थों को गैस कहा जाता है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है, तो ये तो द्रव की परिभाषा है। कार्बन स्टील ठोस है, क्रिप्टन गैस है, मिट्टी का तेल कैसा है, द्रव है। तो ये द्रव की ही तो परिभाषा आपसे पूछ रहे हैं। द्रव बता दीजिए कौन सा है इनमें से द्रव, वही आपका आंसर हो जाएगा। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं, जिस पात्र में रखे जाते हैं, उसी की आकृति ले लेते हैं, लेकिन इनका आयतन निश्चित तथा कम सघनता से संपीड्य होते हैं। संपीड्यता का मतलब हो गया किसी चीज को हम दबाएं और उसके आयतन में अगर परिवर्तन आ जाए तो इसको हम संपीड्य कहेंगे। हम दबाएं, उस पर दाब डालें, बल लगाएं, लेकिन आयतन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसको असंपीड्य कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। आप जितना ज्यादा गर्म करते चले जाएंगे, देखो रासायनिक अभिक्रिया को चेंज करने के लिए पहली बात जो हमारे अभिकारक हैं उनकी सांद्रता अगर ज्यादा है तो रासायनिक अभिक्रिया बढ़ जाएगी। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रासायनिक अभिक्रिया बढ़ जाएगी। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है तो रासायनिक अभिक्रिया बढ़ जाएगी। अगर हमने कोई धनात्मक उत्प्रेरक मिला दिया है तो रासायनिक अभिक्रिया बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या केमिकल रिएक्शन हमारी तेज हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। अब उसकी वजह ये बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूवमेंट करेंगे तो उनके बीच में टक्कर होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जितनी ज्यादा टक्कर होंगी उतनी ही ज्यादा रासायनिक क्रिया भी होती जाएगी। इसका मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये भी एकदम सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ए और आर दोनों सही हैं। और आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आपने इस तरह के क्वेश्चनों में कथन और कारण वाले क्वेश्चनों में देखा होगा ये जो कूट होते हैं ये हमेशा एक जैसे ही होते हैं, तो ये सही है दोनों और एक्सप्लेनेशन भी होता है, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था, प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभी हमने जो 4 चीजें गिनी थी, सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्रतर होती है, अतः उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है क्या, सामान्यतः।
मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे हैं देखिए, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। फिर कह रहे हैं किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया को RO या रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। जो पानी का शुद्धिकरण है वो इसी मेथड के द्वारा किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। ये बात भी सही है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखिए, किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ये बढ़ नहीं जाता है, असल में घट जाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये कह रहा है कि क्वथनांक, अगर कोई अशुद्धि मिला देंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। गलत पूछा है, गलत मिल गया हो। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव कम हो जाता है क्योंकि समान ताप एवं दाब पर शुद्ध जल तथा किसी तंत्र जल से मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। जब विलयन में विलयन का योग करते हैं, विलय का योग करते हैं तो समान ताप एवं दाब पर शुद्ध जल से मुक्त ऊर्जा का अंतर कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से जल विभव कम हो जाता है। तो बढ़ता नहीं है, बल्कि जितना विलय मिलाते जाएंगे उतना और कम होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबल जाता है? क्योंकि भाई देखिए, अगर दबाव कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। दबाव अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। चंद्रमा पर दाब क्योंकि 0 हो जाता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। चंद्रमा पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तापमान पानी है वो उबल जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पहले क्वेश्चन में, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये एग्जैक्टली सही बात है। ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए इसका कोई रिलीवेंस नहीं है। फैक्ट तो सही है ये, बट यहाँ कोई रिलीवेंस नहीं है। ये कह रहा है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, ये फैक्ट भी गलत है और ये बात भी गलत है। जो जो हमारी ऊंचाई बढ़ती जाएगी हल्की हवाएं हमको मिलेंगी, भारी हवा वहां रहती है। जितने ज्यादा हम नीचे जाएंगे भारी हवा उतना ही, मतलब सतह पर रहेंगे भारी हवा ज्यादा होगी, ऊपर बढ़ते चले जाएंगे भारी हवा कम होती चली जाएगी। तो ये फैक्ट भी गलत है। हमारा ऑप्शन ए मिल गया हमको। ये जो फैक्ट है ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चंद्रमा पर कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि वहां पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है और कुकर में प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ये फैक्ट भी, हालांकि फिजिक्स जब हमने पढ़ी है तो ये पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये फैक्ट भी वहां पे हम पढ़ चुके हैं। तो अगर नहीं भी लिखना चाहें तो भी आपका फिजिक्स को एक बार जब रिवाइज करेंगे तो काम चल जाएगा। लिखना चाहें तो इस फैक्ट को लिख लीजिए। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। देखिए, ठोस है, द्रव है और गैस है, 3 अवस्थाएं हैं। तो ऐसा बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं पॉसिबल होती हैं उसको ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। त्रिक बिंदु अगर हम पानी के लिए बात करेंगे तो पानी के लिए त्रिक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर आपको ठोस भी मिल जाएगा, ठोस मतलब कि बर्फ भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, पानी मतलब द्रव मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे क्या मिल जाएगी,
गैस फॉर्म भी मिल जाएगी, गैसीय अवस्था भी मिल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण में हमने पढ़ा था कि हर एक टेम्परेचर पर पानी भाप में बदलता रहता है। ये घटना वाष्पीकरण कहलाती है। यदि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलता है तो ये घटना उबलनांक या क्वथनांक कहलाती है या क्वथन कहलाती है। ठीक है, तो पानी के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। गलन देखिए, क्वथनांक मतलब वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबल जाता है। गलनांक वह तापमान जहां पे कोई ठोस पिघल जाता है। हिमांक वह तापमान जहां पे कोई द्रव ठोस में बदल जाता है। तो अब ये तीनों अगर नहीं है तो चौथा हमारा बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन ताप होता है। सीधे सीधे जीरो याद कर लीजिए, उतना ज्यादा डिटेल में जाने की बहुत जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ये सही बात है। अगर हम बर्फ को कूट करके उसमें अगर नमक मिला देंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसका तापमान -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ये बात तो गड़बड़ है। हिमांक को बढ़ाएगा कहां? ये तो और नीचे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लेकिन आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटा देगा। भाई -22 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके चला गया था। अगर कोई हम अपद्रव्य मिला दें तो उससे क्या हो जाता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा इत्यादि मिला देते हैं तो बर्फ का गलनांक घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है नमक और बर्फ के ऐसे मिश्रण। अब देखिए, एक तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है, दूसरा यहां से अंडरलाइन करना है, नमक और बर्फ के ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होता है, और ये ऑलरेडी ये फैक्ट हम पढ़ चुके हैं, तो ये नॉलेज प्लस वाला पॉइंट ऑलरेडी हम रिपीट कर चुके हैं, तो इसको नहीं, सिर्फ यहां से आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इसको क्या कहा जाता है? हिम मिश्रण कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कह रहा है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ठीक है, ये कह रहा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। नहीं, पूरे संगठन में अगर ये कहता समान संगठन वाला घोल, समरस का मतलब होता है यहाँ पे समांग मिश्रण की बात कर रहा है। ऐसा मिश्रण जिसमें आप अलग अलग जगह से सैंपल लेते हैं, हर एक सैंपल एक जैसा आता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांग मिश्रण कहते हैं। तो अगर हमने नमक घोल दिया तो ऐसा तो नहीं है कि हमने पहली चम्मच ली वो ज्यादा नमकीन निकलेगी, फिर दूसरी बार चम्मच से उसको पिया तो वो कम नमकीन निकलेगा, तीसरी बार पिया तो वो बिल्कुल नमकीन नहीं निकलेगा, चौथी बार लिया तो बहुत नमकीन निकल जाएगा। वैसा तो नहीं पॉसिबल है। आप एक बार अगर आपने नमक को घोल दिया तो पूरे मिश्रण में वो समान रूप से घुल जाएगा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात गलत है। भिन्न भिन्न संगठन वाला नहीं, समान संगठन वाला समरस होता है। इसलिए ए तो सही हो जाएगा, पर आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं, इसमें बी नहीं, भिन्न संगठन विभिन्न संगठन वाला घोल समरस नहीं होता है। ये इसको एक्सप्लेन को काट दिए, इसमें हो जाएगा सी। समान संगठन वाला, एक जैसा सैंपल मिलेगा तभी ना उसको समान कहेंगे। अगर अलग अलग संगठन मिल रहा है तब इसको समरस नहीं, तब हम इसको कहेंगे विषमांग, हेट्रो जीनियस मिक्सचर कहेंगे तब इसको। अब आते हैं, हमारा दूसरे टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण, अर्थात एक मिश्रण से उसमें मिली हुई चीजों को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पृथक्करण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके लिए इतनी सारी प्रक्रियाओं को यूज किया जाता है, जैसे क्रिस्टलन। क्रिस्टलन में क्या किया जाता है? अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्रिस्टलन कहलाती है। जैसे KNO3 और NaCl को
अलग अलग करना, पानी में अगर ये घुले हुए हैं या पानी में चीनी को घोल देते हैं, फिर धागे बांध देते हैं और फिर उस पानी का जो लिक्विड है उसको क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे उस मिश्रण को, तो वो धागों के चारों तरफ मोटे मोटे क्रिस्टल बन जाते हैं चीनी के, जिसे मिश्री कहा जाता है। तो मिश्री बनाने की प्रक्रिया भी क्या होती है, क्रिस्टलन के द्वारा ही संभव हो पाती है। आसवन की बात करें तो ऐसी लिक्विड चीजें जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ऐसी चीजों को हम गर्म करके भाप में बदल करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इस प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। द्रव्य पदार्थों के, द्रव्य नहीं द्रव पदार्थ, द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। द्रव का मतलब होता है जिसमें प्रवाह हो, लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है मैटर। तो ये द्रव कर लेना, ये क्या है, द्रव। द्रव पदार्थों के मिश्रण से अशुद्धियों का पृथक्करण जब क्वथनांक में अंतर कैसा हो, बहुत ज्यादा हो। प्रभाजी आसवन की बात करेंगे तो मिश्रित द्रवों से अशुद्धियों का पृथक्करण जब क्वथनांक में अंतर कम हो, जैसे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, इसी मेथड से किया जाता है। भाप आसवन की बात करें तो कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण जो जल में घुलनशील वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं, अगर जैसे हम गर्म करेंगे तो वो भाप में अगर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, भाप आसवन करते हैं। इसके लिए जैसे सुगंधित तेल, या आपने देखा होगा गुलाब जल, ये इसी मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है, भाप आसवन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और इस घटना को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसे पदार्थों में नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का मतलब होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करेंगे तो वो सीधे इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक पदार्थ ऐसा हो मिश्रण में जो भाप में ना बदलता हो, जैसे नमक। एक पदार्थ ऐसा हो जो भाप में बदल जाता हो, मतलब ऊर्ध्वपातन हो, जैसे कि कपूर। तो नमक और कपूर के मिश्रण को अगर गर्म मतलब अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उस मिश्रण को गर्म कर देंगे, जो भाप बनेगी उसको दोबारा से ठंडा कर देंगे, तो जो पहला बर्तन होगा उसमें हमको नमक बचा रह जाएगा, दूसरे बर्तन को जहां हम ठंडा करेंगे वहां पे हमको कपूर मिल जाएगा। वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी, इस प्रक्रिया में घटकों जिनकी अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है उनको अलग करते हैं। ये क्रोमेटो का वर्ड होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग। तो सबसे पहले लाल स्याही और काली स्याही को अलग करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको वर्ण लेखन कहा जाता है। लेकिन अब इसका प्रयोग अन्य पदार्थों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इनके क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं, देखिए वाष्पीकरण का मतलब होता है प्रत्येक ताप पर भाप में बदलना। तो ये तो नहीं है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस पदार्थ का गैस में बदलना, और वो पदार्थ कौन से होते हैं, कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकियों की बात करें तो विसरण का मतलब होता है एक झिल्ली से होकर पार निकलना, या किसी पदार्थ से होकर के धीरे धीरे पार निकल जाना। जैसे गैस होती है, इसको आप लीकेज कह सकते हैं, एक तरीके से लीकेज मान सकते हैं। तो गैस धीरे 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 करके छिद्र से होकर के निकल जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। विकिरण का मतलब होता है ऊर्जा का एक रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है, तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे
पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ का या ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। ठीक है, और यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऐसे पदार्थों को सब्लिमेट और घटना को सब्लिमेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को, नेफ्थलीन कैसा है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, तो गर्म कर देंगे, नेफ्थलीन भाप में बदल जाएगा, उस भाप को ठंडी करके एक बर्तन में हमको नेफ्थलीन मिल जाएगी, और जिस बर्तन को हमने गर्म किया था उसमें रेत मिल जाएगा, ऊर्ध्वपातन की घटना हो जाएगी। आसवन में क्या किया जाता है, जब बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो, पदार्थ कैसे हो, दोनों द्रव हो, तब आसवन किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, अवशोषण क्षमता अलग अलग हो। आंशिक आसवन में क्या किया जाता है, या आंशिक को हम प्रभाजी आसवन भी कहते हैं, जब क्या हो, जब बीपी लगभग समान हो। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक की बात हो रही है, समान हो, जैसे पेट्रोलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी इस चीज को अभी पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया हमने। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अलवणीकरण के द्वारा समुद्री जल को क्या किया जा सकता है, शुद्ध जल बनाया जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ द्वारा पेयजल प्राप्त किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विकृतीकरण द्वारा प्रोटीन क्या हो जाती है, बदबूदार हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, खराब हो जाती है। लेकिन पाश्चुरीकरण का प्रयोग चाय के लिए नहीं, बल्कि दूध के लंबे समय तक परिरक्षण हेतु, तो चाय की जगह पे अगर यहाँ दूध होता तो हम पाश्चुरीकरण को सही मान लेते, बट यहाँ चाय दे रखी है, इसका मतलब क्या पूछा था, सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। अब आगे इस प्रक्रिया को पढ़ते हैं। देखिए, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जलीकरण रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। निर्जलीकरण नहीं है ये, निर्जीवीकरण होगा। निर्जलीकरण मतलब पानी खत्म कर देना, तो दूध में से पानी खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या उसमें, फिर तो बर्फी पेड़े ये बन जाएंगे उसके, ये नहीं। निर्जीवीकरण मतलब उसमें से, ये निर्जीवीकरण का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों को खत्म करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। असल में दूध को इसमें काफी देर तक गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको अचानक से ठंडा करके पैक कर देते हैं, तो जिसके कारण उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबकी डेथ हो जाती है, और ये दूध फिर काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता है, क्योंकि दूध को खराब होने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया और जीव उत्तरदायी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है, कह रहा दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, नहीं, अचानक से उसको काफी देर तक उसको गर्म करेंगे और अचानक से ठंडा कर देंगे। कह रहा दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जा रहा है, इतना टाइम किसके पास है भाई। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, बहुत देर मतलब लगभग आधा घंटा, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है और पैक कर लिया जाता है। ये घटना ही क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण कहलाती है। अब ये अंडरलाइन कर लेना, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। किनके लिए, जो लिक्विड चीजें होती हैं उनको लंबे समय तक बनाए रखने की एक मेथड है। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसको पाश्चुरीकरण कहा जाता है। एल्कालाइज फास्फेट, ये याद करने वाली चीज है, कच्चे दूध में प्राकृतिक रूप से उपस्थित एक एंजाइम होता है
जिसका उपयोग दूध के उचित पाश्चुरीकरण के एक इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें तो ये पूरा का पूरा डाटा ही हमारे काम का है, तो पूरा ही अंडरलाइन कर लीजिए। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया क्या है, इस बार पाश्चुरीकरण पूछा, अगली बार हो सकता है उसके टेम्परेचर पूछ ले। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? क्रिस्टलीकरण, जैसे अभी हमने लिखा था, मिश्री बनाते हैं तो मिश्री ठोस होती है, चीनी से मिश्री बनाते हैं तो ये तो ठोस के लिए है, तो क्रिस्टलीकरण ठोसों के लिए है। ऊर्ध्वपातन भी क्या होता है, ठोस डायरेक्ट गैस में बदलता है, तो ये भी ठोस पदार्थों के लिए है। इसका मतलब ये दोनों सही है। लेकिन आसवन किन के लिए होता है, ये वो द्रव पदार्थों के लिए जिनके बीपी में क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम अंतर रहता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गैप रहता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस रहता है। तो उस प्रक्रिया में हम आसवन द्वारा मतलब गर्म करके पहले एक चीज को भाप में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर जो बाकी दूसरी चीज है वो हमारे पहले बर्तन में जमा रह जाती है, और पहली चीज गर्म होकर के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जिसको ठंडा करके फिर से द्रव में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आसवन क्या होगा, ठोस के लिए नहीं, ये द्रव के लिए प्रयोग किया जाएगा। आसवन अर्थात डिस्टिलेशन की प्रक्रिया का उपयोग प्राय तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण का प्रयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अब देखिए, यहां पर मैच करने के लिए आपसे पूछा गया है। देखिए, भंजन का मतलब होता है, भंजन का मतलब पेट्रोलियम के लिए प्रयोग किया जाता है, आप इसको प्रभाजी आसवन भी कह सकते हैं। प्रगलन का मतलब होता है धातु को पिघलाना, धातु को पिघलाना, तो धातु यहां पे क्या है, तांबा है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है वसा, मतलब तेल में हाइड्रोजन को अगर जोड़ दिया जाए तो वो वसा में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं वनस्पति घी। आपको एक कंपनी का नाम याद आ रहा होगा, डाल्डा नाम से एक कंपनी हुआ करती थी जो वनस्पति घी बनाने का काम किया करती थी। अब बचा वल्कनीकरण, वल्कनीकरण इसके साथ मिल जाएगा। वल्कनीकरण का मतलब होता है रबर की क्रिया सल्फर से कराना, क्योंकि रबर बहुत मुलायम और चिपचिपी टाइप की होती है, तो रबर को मजबूत और उसमें हार्डनेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ रबर को गर्म करते हैं। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वल्कनाइजेशन कहलाती है। अब जहां कहीं भी जो भी ऑप्शन आपका मैच कर जाए वही ठीक है। आगे बढ़े। भंजन प्रक्रिया का उपयोग जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन आदि के उत्पादन में किया जाता है। प्रगलन द्वारा ताम्र का निष्कर्षण कर ताम्र शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तांबा मुख्यतः सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम में वनस्पति तेल की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया द्वारा खाद्य वसा की प्राप्ति होती है, जैसे डाल्डा कंपनी किया करती थी। वल्कनी प्रकरण द्वारा रबड़ की प्राप्ति की जाती है। रबड़ की प्राप्ति नहीं, बल्कि रबड़ को ठोस बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है। जो ओरिजिनल रबड़ होगी, जब तक उसकी सल्फर के साथ क्रिया नहीं होगी, वो इतनी ज्यादा मुलायम होती है कि वो एकदम से जैसे आप उसको पकड़ेंगे तो वो दब जाएगी तुरंत। तो हार्डनेस लाने के लिए क्या करते हैं, सल्फर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। आगे देखते हैं। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र से तनु की ओर जाता है, नहीं, तनु से, तनु मतलब पतला, बीच में एक लेयर लगी होगी जिससे क्या होगा, परासरण होगा मतलब, और यहां से द्रव कहां जाएगा, सांद्र की तरफ जाएगा। सांद्र मतलब गाढ़े की तरफ जाएगा। तो ये होता है, अपने आप कोई भी लिक्विड तनु से हमेशा सांद्र की तरफ जाता है, तो ये प्रक्रिया परासरण कहलाती है। लेकिन यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो गया। अब कह रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो नॉर्मल प्रक्रिया में तनु से सांद्र जा रहा है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ में क्या होगा, हम इधर प्रेशर क्रिएट कर देंगे तो तरल क्या होने लगेगा, सांद्र से और तनु की ओर जाएगा।
आरओ का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तनु घोल पर नहीं बल्कि किस पर, सांद्र पर दाब लगाते हैं, जिससे यहां से जो एक्स्ट्रा पानी है या एक्स्ट्रा लिक्विड है वो जाकर के यहां से निकल करके तनु में पहुंच जाए। इसका मतलब ना तो एक सही होगा और ना ही दूसरा सही, ये भी गलत और ऊपर वाला भी गलत। देखिए, प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक कर लिया जाता है। अब परासरण है क्या, परासरण दो विभिन्न सांद्रता वाले घोलों के मध्य होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया। विसरण प्रक्रिया मतलब एक जगह से किसी लिक्विड का या किसी गैस का दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाना विसरण कहलाता है। अगर ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो, जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की दिशा बदल जाती है। यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ कहलाती है। आरओ प्रक्रिया के द्वारा जल को पीने योग्य बनाया जाता है। परासरण की एक प्रक्रिया का उदाहरण आप ये ले सकते हैं, आप जैसे देखेंगे आते हैं ना, जैसे मुनक्का आते हैं, किशमिश आती हैं, अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, अर्थात इनमें पानी एंटर कर जाता है। तो ये जो घटना हुई है ये परासरण का एग्जाम्पल है। किशमिश की जो ऊपर की लेयर है वो किसका काम करती है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करती है। आगे देखते हैं, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। बात तो भाई ये सही है। वजह कि -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था टेम्परेचर जब हमने बर्फ में नमक को मिला दिया था। जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं, मतलब अगर कोई चीज जल्दी घुल रही है उस चीज को अगर हम पानी में घोल देते हैं तो भी क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। दोनों ही बात सही होंगी। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। जबकि मिथाइल को अगर एल्कोहल डाल देंगे तो क्वथनांक घट जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, जल में मिथाइल एल्कोहल डालने पर जल का क्वथनांक घट जाता है, ऐसा हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे फिर कभी जैसे होता है ना पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी तरह के फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बन जाता है। आगे हम बात करेंगे, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। देखिए, शुरुआत में क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो का मतलब होता है रंग और ग्राफी मतलब होता है अध्ययन। तो पहले इसका प्रयोग इसी बात के लिए किया गया था, रंगों के अध्ययन के लिए। असल में लाल और काली स्याही को अलग किया गया था इस मेथड के द्वारा। तो क्योंकि ये लाल और काला दो रंग हैं इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। लेकिन अब इसका इस्तेमाल अलग अलग पदार्थों को या ये कहिए मिश्रण के ऐसे पदार्थों को जिनकी अवशोषण क्षमता अलग अलग हो उनको अलग करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रंगीन पदार्थों के प्रवाह में नहीं, पदार्थों की संरचना निर्धारण में नहीं, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में नहीं। शुरुआत में ऐसा था लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। चलिए, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग उन विलयन पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही पदार्थ एक ही प्रकार के
विलायक में घुले होते हैं। मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण समान विलायक में उनकी विभिन्न विलेयता के आधार पर किया जाता है या आधारित होता है। कह रहा है विलयन या विलायक के प्रति आयतन या तो प्रति इकाई आयतन देता या प्रति इकाई द्रव्यमान देता। अब दो तरह के स्टेटमेंट उसने एक साथ दे दिए तो कोई फिक्स इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसलिए मिश्रित टाइप का ही आंसर हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो इसे विलेय के संगठन के नाम से जानते हैं, क्योंकि विलायक की सांद्रता क्या होती है? एकांक आयतन के विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी आयतन है कभी द्रव्यमान है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? संगठन कहेंगे, सांद्रता नहीं कहेंगे। विलेयक या विलायक की सांद्रता कहा जाता है अगर वो आयतन देता या द्रव्यमान देता। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि दिया नहीं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि हम इसको क्या कह देंगे? संगठन कह देंगे। देखिए, विलायक या विलयन में प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में विलेय के संगठक के रूप में जाना जाता है। विलेय ऐसा पदार्थ है जिसे विलेय द्वारा विलयन में घोला जा सकता है। एक विलेय गैस, द्रव, ठोस हो सकता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पदार्थ है, पदार्थ दो प्रकार का होगा, एक होगा शुद्ध पदार्थ, एक होगा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ इसमें मतलब कोई घुली हुई चीज नहीं है। अब ये दो प्रकार का हो जाएगा। दो प्रकार का क्या होगा? एक को हम कहेंगे तत्व, मतलब ये क्या होगा? परमाणविक रूप होगा, परमाणविक शुद्ध रूप, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम इत्यादि। एक होगा यौगिक, ये क्या होगा? अणुक शुद्ध रूप होगा, जैसे केवल और केवल अगर पानी है तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। जो अशुद्ध है उसको हम कहते हैं मिश्रण। मतलब इसमें ए पदार्थ और बी पदार्थ को मिला दिया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। समांग, यदि आप ए और बी को मिलाने के बाद अगर पहचान नहीं सकते, दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो समांग मिश्रण कहलाएगा। और यदि आप ए और बी को मिलाने के बाद उनको अलग अलग देख सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा? विषमांग कहलाएगा या विषमांग कहलाएगा। ठीक, विषमांग में क्या आते हैं? विषमांग मिश्रण में आते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कॉलोइड, या जैसे सस्पेंशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन। समांग मिश्रण में क्या आते हैं? समांग मिश्रण में विलयन आते हैं। विलयनों के अंतर्गत क्या किया जाता है? एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक द्रव, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। अंतर आपको ये याद रखना है कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी दोनों में वो विलायक कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। जैसे ठोस में ठोस को घोल दिया जाए, जैसे कि लोहे में अगर हम कार्बन को और क्रोमियम को मिला देते हैं तो इससे एक मिश्र धातु तैयार होती है जिसको स्टील कहा जाता है। तो मिश्र धातु में क्या होता है? ठोस में ठोस को घोला जाता है, वो भी विलयन का ही उदाहरण होता है। विलयन समांग प्रकार के मिश्रण होते हैं। अब देखिए, हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी आपसे, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से। तो इस बार अगर आप पीटी दे रहे हैं तो इस बुक के एमसीक्यूज को आप लगा डालिए। हम लोग ऑलरेडी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, हमारा फिजिक्स का पूरा सीरीज ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपको रिवीजन की भी जरूरत पड़ेगी। वो सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ने से काम नहीं चल पाएगा, रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। रिवीजन के लिए तो भाई आपको फिर पीडीएफ या कहिए कि आपको बुक फॉर्मेट में आपके पास चीज होना बहुत जरूरी है। तो ये पुस्तक ले लीजिए। बेनिफिट आपको ये होगा, एक तो रिवीजन हो पाएगा, इसके साथ साथ हम तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ये डाटा जोड़ा, ऐड किया है, तो इस तरह के डाटा को आप क्या कर सकते हैं, इस पुस्तक में ही नोट कर लेंगे। तो आप बार बार नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है उससे बच जाएंगे।
इसके कारण क्या होगा, आपके टाइम की बचत होगी और उस टाइम का इस्तेमाल आप कहीं दूसरी जगह पर या दूसरे एमसीक्यू लगाने के लिए कर सकते हैं। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल और भारतीय इतिहास के 1990 से लेकर के 2023 तक के आईएएस और विभिन्न विभिन्न पीसीएस के प्रश्नों को भी लगातार कराया जा रहा है। तो धीरे 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 करके आपके सारे सब्जेक्टों के एमसीक्यू का आप रिवाइज कर पाएंगे, उनका रिवीजन हो पाएगा। पीटी के लिए बस एक ही तरीका है, देखिए पढ़ना एक अलग तरीका होता है, उसका एक अलग मेथड है, लेकिन पीटी के क्वेश्चनों को करने का मतलब एमसीक्यू में पार पाने का एक ही तरीका है, मैक्सिमम प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपके सफलता के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन पुस्तकों को लेकर के इनके एमसीक्यू भी आप कर डालिए, जिससे आपकी जो तैयारी है उसको एक प्रॉपर कह सकते हैं नींव उसकी मजबूत हो पाए, उसको एक धार मिल पाए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड को या आज की इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। आगे एक टॉपिक के साथ आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।